नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और चाहते हो 2026 में संस्कृत में 100 में 100 नंबर लाना, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं संस्कृत के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। और अगर हम बात करें तो संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो ये 50 का 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपका किस्मत घटिया रहा तो इसमें से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले साल में जो है ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अब की बार बारी है 2026 के, तो तैयार हो जाइए। और चलिए आज हम पूरे 50 क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कहा यह जा रहा है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता देते हैं, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। वो सारा चीज आपको याद होना चाहिए। पहले हम यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं, 8 होते हैं। 2 पॉइंट याद रखिएगा, संस्कृत में 6 होता है और हिंदी में 8 होता है। यहाँ पे आपको 6 कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये सिंपल क्वेश्चन का जवाब आप आसानी तरीका से भी दे सकते थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या आया, कहा जा रहा है कि दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग है। दुर्योधन में उपसर्ग बताना है, बताइए। ऑप्शन ए है दुर, ऑप्शन बी है दुर और ऑप्शन सी उप, और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, यहाँ 2 दुर दिया गया है। अब समझिए ध्यान से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हर्ष ई है, तो इसमें भी हर्ष ई होगा, यानी दूर। ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हीर्षि दीर्घिकार दोनों आपको देखना है उपसर्ग के लिए। अब उपसर्ग क्या होता है, तो जो सबसे आगे लगे, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है ना, उपसर्ग पूछा था। चलिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। तीसरा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा यह जा रहा है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। संस्कृत लेखिका का विग्रह, ऑप्शन ए है संस्कृतस्य लेखिका, ऑप्शन बी है संस्कृत लेखिका, या फिर संस्कृत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस संस्कृत लेखिका का जो विग्रह होगा संस्कृतस्य लेखिका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि अज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको ये देखने जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अजा का स्त्रीलिंग अजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजा हो जाएगा। ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, अजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्या कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में, तो यही कहा जा रहा है कि सरस्वती की कुलगिरी किसे कहा गया है। पाटलिपुत्र को, बिहार को, वैशाली को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हद हिसाब नहीं है। अगर ये लिखने का सुविधा होता ना, कि कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ से लाइन लगता और यहाँ तक आ जाता। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटना को जो है ना, पटना जिसको पाटलिपुत्र बोला जाता है, इसको कहा जाता है सरस्वती का कुलगिरी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे, यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्या नंबर 6 नंबर की, मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। ये ना बोल जा रहा है कि पाटलिपुत्र का जो नाम था मध्यकाल में क्या था, पाटलिपुत्र, पटना, या फिर पाटलिग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्यकाल से, ठीक है, मध्यकाल से जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, कितने से नाम से, पटना के नाम से, ठीक है। और ये बात है पाटलिग्राम, तो पाटलिग्राम बुद्ध काल में था, ठीक है, बुद्ध काल में, यानी महात्मा बुद्ध वहां पर आए थे और ये वो बोले थे पटना के बारे में कि ये भविष्य में बहुत बड़ा महानगर होगा। लेकिन इसे दो तीन चीजों से क्या होगा, परेशानी होगा, दिक्कत होगा। पहला
एक आग, दूसरा जल, बाढ़, ये सब से लेकर के क्या होगा, परेशानी होगा, ऐसे बोले थे करके। वो सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए जो है हम इसको ट्राई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विजयंका का कौन सा सदी चल रहा है। संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विजयंका के बारे में। जो विजयंका थोड़ा सावली रंग की थी, ठीक है, श्याम वर्ण की थी, और दांडी ने, ठीक है, दांडी ने, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दांडी ने इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। किसे, विजयंका को। विजयंका को क्या कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती, ठीक है। और विजयंका का जो काल है, ठीक है, विजयंका का जो काल है वो 8वीं सदी है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि विजयंका का पति कौन था, तो चंद्रादित्य था। कौन था, चंद्रादित्य, ये हमेशा याद रखना चाहिए, चंद्र आदित्य था, ठीक है। ये अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। 1 से 4 यानी कि 4 in 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 में 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पटना जो है किस शब्द से बना है। पटना जो है किस शब्द से बना है। ऑप्शन ए है पतन, ऑप्शन बी है पाटलीग्राम, ऑप्शन सी है पुष्पपुर। तो आपको ऑप्शन डी में क्या देखने को मिल जाएंगे, कोई नहीं। तो पटना जो है ना पतन शब्द से बना है, ठीक है, पतन शब्द से बना है। अगर आप ये 8 क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कहां से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा में किस दोष का वर्णन है। अलस कथा पाठ अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के देख लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम अलस कथा का पूरा रिवीजन कराए हुए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, यानी कहने का मतलब कहानी बता दिए, उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अलस कथा पार्ट है उसमें आलस के बारे में बताया गया है, ठीक है, आलस के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया। कहा ये जा रहा है 10 नंबर की आलस से, ठीक है ना, आलस हो जाएगा, आलस से। अलस असल में आलसियों की संख्या कितनी थी, असल में, ठीक है ना, मतलब वास्तविक में जो आलसियों की संख्या थी वो कितनी थी, यही पूछा जा रहा है। तो उसमें हम कल ये भी बात बताए थे कि असल जो है ना आलसियों की जो संख्या थी वो 4 थी, ठीक है, कितना था, 4। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन आ गया। कहा ये जा रहा है अगला क्वेश्चन कि दर्शन शास्त्र में, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र में किनका रुचि थी। दर्शन शास्त्र में किसका रुचि था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि दर्शन शास्त्र में किसका रुचि था। मैत्रेयी का, कमला का, सुलभा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैत्रेयी का, ठीक है, दर्शन शास्त्र में मैत्रेयी का जो था बहुत रुचि था। और मैत्रेयी जो था यज्ञ वाले का पत्नी था, मैत्रेयी यज्ञ वाले का पत्नी था। और यज्ञ वाले ने इसको जो है अमर तत्व, ठीक है ना, अमर तत्व की शिक्षा देता है। तत्व, अमर तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को जो है ना यज्ञ वाला देता है, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया। कहा यह जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि कुटनीतम काव्य के कवि कौन है। दामोदर गुप्त, या फिर चंद्रशेखर, या फिर राजमोहन। कुटनीतम काव्य के कवि बताना है। तो आप कहिएगा सर कुटनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त यहाँ पे ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए को आपको टिक कर देना है, ऑप्शन ए दामोदर गुप्त हो जाएगा कुटनीतम काव्य के कवि। चलिए इसके बाद समझिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 13 नंबर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। दामोदर गुप्त, चंद्रशेखर, राजशेखर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है। तो काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे हमको ऑप्शन सी राइट देखने को मिल जाएगा, तो हम ऑप्शन सी पर ही टिक करेंगे, राजशेखर, काव्य मीमांसा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ अगला हमारा क्वेश्चन पूछा ये जा चुका है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। ठीक है, वीरेश्वर जो था वो कहाँ का मंत्री था। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी क्या दे रखा है मिथिला, और ऑप्शन सी है वैशाली। तो आपको क्या बताना है, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। ये भी अलस कथा से ही लिया गया है, ये अलस कथा से लिया गया है। तो ये मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था जो बहुत ही दयावान था। ठीक है, मिथिला का मंत्री था। यहाँ पर ऑप्शन भी राइट देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन को याद करके जाइएगा तो आप लोग जो
है परीक्षा हॉल में शोर मचा दीजिएगा। बस आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर, लेखिका में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी शब्द के पीछे लगे, यानी जो किसी शब्द के बाद में लगे। और उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले लगे। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लेखिका में जो है प्रत्यय है, तो लेखिका में यहाँ पे प्रत्यय हम बात करें तो टाप हो जाएगा। ठीक है, प में हलंत होना चाहिए, टाप हो जाएगा लेखिका में प्रत्यय। लेखिका हो गया, अध्यापिका हो गया। ठीक है, लेखिका, अध्यापिका, शिक्षिका, जिसके अंत में क्या का आएगा ना, तो आप लोग आंख बंद करके टाप पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, टाप हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, खिलंतरम में कौन सा समास है? ठीक है, खिलंतरम में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा समास का हम आप अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसका जवाब आपको देना है। फर्स्ट ये हो गया, दूसरा लिखो। दूसरा ये बताना है कि जो दशानन है, ठीक है, दशानन जो है, दशानन वो कौन सा समास है? ठीक है, दशानन कौन सा समास है? फिर नीलकंठ कौन सा समास है? ये अगर आप लोग जवाब दीजिएगा तो आपके जवाब का रिप्लाई भी देंगे, अगले वाले वीडियो में बोलेंगे कि ये ने इसने जो है अच्छे ढंग से जो है रिप्लाई दिया था और अच्छे ढंग से जो इतना क्वेश्चन को क्लियर किया था। और एक बात आपको बता देते हैं, अगर आपको समास नहीं आता है समझ में तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो, आपका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो ऐसे करके ये 2 हो गया। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि भाई बहन कौन सा समास है? भाई और बहन कौन सा समास है? तीसरा आपका यूज आ जाएगा, ये 1 2 3 4 हो गया है ना, 4। पांचवा आपको ये याद रखना है कि जो नवयुवक होता है, युवक ये कौन सा समास है? इतना समास आप थोड़ा सा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इतना का जवाब देखते हैं कितने लोग जो है दे पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, कहा ये जा रहा है कि पृथक का बोध करने के लिए किस कारक का प्रयोग होता है? पृथक का मतलब अलगाव। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत कीजिए लेकिन सारा क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। पृथक का मतलब अलगाव होता है। अलगाव के लिए कौन सा होता है? तो आप कहिएगा सर हम तो ये पढ़े, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से। अपादान से का मतलब यहाँ पे अपादान का होता है बिछड़ाव के लिए, तो वही चीज यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो अपादान आपको यहाँ पर देखना है। आप कहिएगा सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे संस्कृत का 18 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। 18 नंबर देखिए, विद्यालय में कौन सा संधि है? तो विद्यालय का पहले संधि विच्छेद कीजिए और ये बताइए आपकी संधि के कितने भेद होते हैं? आप कहिएगा सर संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब एक और आएगा स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या नयादि ये सब होता है ना। तो विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो आएगा विद्या जोर आलय। ठीक है, विद्या जोर आलय, ये विद्यालय का जो है संधि विच्छेद है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आ है और यहाँ पर भी देखा जाए तो आ है। अब ये आप एक नियम जानते होंगे कि आ प्लस आ बराबर आ होता है, और ये जो होता है दीर्घ संधि में हो, दीर्घ स्वर संधि में होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये बात आपको बता देते हैं कि विद्यालय जो है वो कौन सा समास है, ये बताइए आप। आपको कमेंट में बताना है, खाली बैठना नहीं है, सिर्फ ताकने से आपको याद नहीं होगा। आप जानिएगा, उसे लिखिएगा, लिखने के बाद आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप संस्कृत में जो है ना, हम आपको बताते हैं, आप संस्कृत में मात्र 1 महीना के अंदर आप 100 में 99 नंबर की अगर हम बात करें 90 से 99 ला सकते हो। बस एक ट्रिक अपनाना है। और ये आप कहिएगा कि सर आप 90 से 99 क्यों कहे हैं? इसीलिए कहे हैं क्योंकि अगर आप कमजोर विद्यार्थी हो ना तो आपसे जो है 6 नंबर का एक पूछा जाता है ट्रांसलेशन बनाना, है ना, अनुवाद जिसे बोलते हैं, वो आपसे नहीं बनेगा। अगर याद कर लीजिएगा तो जो कर लीजिएगा वो सही रहेगा, नहीं तो आपका 90 नंबर जो है ना कंफर्म करा देंगे। और ये आपका क्वेश्चन तो देखिएगा 30 अगर आपका भाग अच्छा नहीं रहेगा ना तो 30 नंबर क्लियर करा देगा। ये शुरुआत में भी हम बोले हैं, इतना इंपॉर्टेंट हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, बार बार बात को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, शिष्य वेद आरंभ कहाँ करता है?
अपने घर में, जंगल में, या फिर गुरु के घर में। तो पहले के जमाना में, प्राचीन काल में जो है शिष्य जो था ना, वो लोग जाते थे गुरु के घर में, जा करके वहां जो है ना अपने वेद आरंभ करते थे, यानी कि अपने गुरु से जो है ज्ञान लेते थे। तो यहाँ गुरु के घर जाते थे। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भिखन टोला देखने कौन आया था। अब ये क्रमवीर कथा पाठ से है, जिसमें एक बार लड़का रहता है और वो शिक्षक आता है, उससे प्रभावित होता है ना, तो वो बड़ा उन्नति प्राप्त करता है। ज्यादा इसमें हमको जाना नहीं है। तो राम प्रवेश राम जो है ना वो खेल रहा था, तो शिक्षक उसे देखने आए थे ना, गांव में घूमने शिक्षक आए थे। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि निष्काम में कौन सा उपसर्ग है। निष्काम में निस उपसर्ग है। ऑप्शन देखिए, निस है कहीं, आप कहिएगा सर यहाँ पे मुधंसा है, लेकिन ऑप्शन में मुधंसा तो है ही नहीं, तो आप कहिएगा सर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा। यहाँ पे ये नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए सा कौन सा है। आप कहिएगा सर गलत है, तो गलत नहीं है, आपको सा देखना है उपसर्ग जो आगे लगल है, आगे देख लीजिए कौन सा सा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, कहा यह जा रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। यानी शिवाजी जो थे ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका जो परिवार था वो शिवोपासक था, यानी शिव का उपासक, जिसको शिवोपासक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए राइट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दर्शन के प्रवर्तन कौन है, पतंजलि, वराहमिहिर, गौतम, या फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इनमें से कोई नहीं। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तन है वो गौतम है ना, गौतम है। ऑप्शन क्या देखने को मिल जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। और चीज आपको बता देते हैं, अगर आपको ये 50 क्वेश्चन में लगे कि कोई एक दो क्वेश्चन में ना मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उसे सुधारने का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऐसे हो जाता है, बट होगा नहीं, हो जाता है 1-2 50 में, है ना। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुआ था। मूल शंकर का बिरजानंद से दर्शन कहाँ हुआ था। आप कहिएगा सर मथुरा में हुआ था। ऑप्शन देखिए क्या है, तो आप कहिएगा सर ऑप्शन यहाँ पर ए देखने को मिल जाएंगे, मथुरा में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन है। तो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु जो है गांधी सेतु है, और वो जो है ना पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पटना में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांधी सेतु हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके ऊपर है, तो गंगा नदी के ऊपर है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, कहा जा रहा है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। लोभ का मतलब ये है कि कौन लालच से जो है प्रभावित हो गया। तो ये जो है व्याघ्रपति कथा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, नारायण पंडित है। तो उसमें एक पथिक रहता है जो जंगल से गुजरता है, तो बाघ उसे कंगन लेकर के बुलाता है, बुढ़ा बाघ नहीं आओ, ऐसे करके बुलाता है ना। आपको ज्यादा देर तो हम समय ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें 50 तक जाना है। तो वो जो है ना पथिक जो है ना, पथिक फंस जाता है। ठीक है, पथिक जो है वो बाघ के चक्कर में पड़ जाता है, और उसे बाघ मारकर खा जाता है, लोभ में पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ठीक है, कौमुदी महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव जो है पटना में मनाया जाता था, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पटना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि करमवीर कौन था। तो अभी ये करमवीर कथा पाठ से है। करमवीर का नाम था राम प्रवेश राम। ठीक है, राम प्रवेश राम, उसका घर भिखन टोला में था। तो राम प्रवेश राम आपको बोल देना है। यहाँ पे ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे, राम प्रवेश राम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं। मैथिली कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं।
ये हमारा चैप्टर है कहाँ से, तो आप कहिएगा सर वीरेश्वर मंत्री किसमें था, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर किसमें था, तो आप कहिएगा सर ये तो अलसाला में है। तो अलसाला के जो लेखक है ना अलस का था विद्यापति, तो विद्यापति जो है मैथिली कवि के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन में है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि बड़े नेत्रों वाली कौन थी, लक्ष्मी, चांदनी, सीता या फिर कौशल्य। तो बड़े बड़े नेत्रों वाली अगर हम बात करें तो वो सीता थी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये पूछा जा चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के 99% चांस है, 1% चांस है कि जो नहीं पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 32 नंबर, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है, तो बहती हुई नदी बताइए तालाब में, पोखरा में या फिर समुद्र में। तो जो नदी होती है बहती हुई वो जो है ना जा करके समुद्र में मिल जाती है, कहाँ पर, समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला यहाँ पर कहा यह जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। अभी हम आपको पहले बताए हैं कि विजयंगका सावले रंग की थी, 8वीं सदी उसका चल रहा था। तो डांडी क्या बोला विजयंगका के बारे में, क्या बोला, सर्व शुक्ला सरस्वती। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, यही ना है, किसने कहा, डांडी ने कहा। किसे कहा, तो विजयंगका को कहा, ठीक है, दांडी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, बंबई शहर में हुआ था, ठीक है, बंबई शहर में हुआ था 1875 ईस्वी में। 1875 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए में 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा यह जा रहा है कि कुल की रक्षा किससे होती है, धन से, काम से, आचरण से या फिर कौशल्य से। तो कुल की जो रक्षा होती है वो आचरण से होती है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट देखने को मिल जाएंगे। कहाँ है डी ऑप्शन, ठीक है ना, आचरण से, ऑप्शन बी में, सॉरी मिस्टेक हो गया, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। बहुत सारे लोग जो होता है ना ये समझते हैं कि जो बाइक होता है, कार होता है, वो यहाँ पे वो बात नहीं कर, जो समाज चलता है, आगे बढ़ता है, तो वो किस किस से चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, पुरुष से, ऑप्शन बी नारी से, ऑप्शन सी पुरुष और नारी दोनों से, या फिर कौशल्या से। तो आप कहिएगा कि सर जो है ना समाज की जो गाड़ी होती है वो दोनों से चलती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि प्रभाव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रभाव क्या है, प्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमको बी देखने का जरूरत ही नहीं है जब ऑप्शन ए है तो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है विदुर, ऑप्शन बी नारायण पंडित, या फिर भास, या फिर कौशल्य। तो विदुर नीति, ठीक है ना, विदुर नीति, नीति श्लोका पाठ के लेखक विदुर नीति थे, ठीक है ना, विदुर यहाँ पे ना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है, और गोला भी सही तरीका से भरना है, ओएमआर शीट में गलती नहीं करना है। एग्जाम बहुत सामने है, सीरियस हो जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, सूर्यपुत्र कौन था, सूर्यपुत्र कौन था, अर्जुन था, कर्ण था, शक्र था, या फिर कौशल्य था। तो सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है, कर्ण को कहा जाता है, एम आई राइट, राइट, कर्ण को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर हो गया। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन 40 नंबर ये बोला जा रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस समझो, मंत्र और उपनिषद में अंतर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मंत्र है ना वो मंगलम पाठ में 5 है, लेकिन उपनिषद जो होता है ना, उपनिषद वो जो होता है, उपनिषद वो 4 ही होता है मंगलम पाठ में। और अगर हम बात करें तो उपनिषदों की संख्या जो होता है वो 108 होता है, ठीक है, 108 होता है, लेकिन मंगलम पाठ में कितने हैं, तो मात्र 4 उपनिषद है, ईशावास्यो, कठो, मुंडको और श्वेताश्वरो। 4 उपनिषद आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या कहा जा रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? फयान, हुवेनसंग, मेगास्थनीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फयान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज। ऑप्शन यहाँ पर बी देखने को मिल जाएंगे, बी पे आपको टिक कर देना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कहा यह जा रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष, नेपाल, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक ऐसा महान देश है जिसके गीत देवता भी गाना पसंद करते हैं और वो बार बार यहाँ इस धरती पे जन्म लेना भी पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए पे टिक कर देना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव जो पटना में मनाया जाता था वो किस ऋतु में मनाया जाता था? ग्रीष्म में या फिर उष्म में या फिर शरद में? तो आपको ये सर शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएंगे? ऑप्शन ए शरद ऋतु हो जाएगा, ऑप्शन ए पे आपको टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर। 44 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? पुरुष परीक्षा आप पहली बात करते क्या है? तो जो हम पढ़े थे अलस कथा पाठ, तो अलस कथा जो पाठ था ना वो विद्यापति के द्वारा लिखा गया था, और वो विद्यापति के द्वारा लिखा गया था तो विद्यापति के द्वारा एक और पुरुष परीक्षा लिखा गया था जिसका वो एक भाग था। कौन? तो अलस कथा। तो यहाँ पे विद्यापति आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे, पुरुष परीक्षा यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। विद्यापति जो है ना पुरुष परीक्षा के लेखक है ना, पुरुष परीक्षा के लेखक है। ऑप्शन यहाँ पे सब रॉन्ग है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है, इसे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा यह जा रहा है कि उपनिषद के लेखक कौन है? ठीक है ना, नारायण पंडित, विदुर, महर्षि वेदव्यास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपनिषद के लेखक जो है ना महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पहला, दूसरा, तृतीया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विना के योग में जो होता है द्वितीय है ना, तृतीय होता है। विना के योग में तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन यहाँ पर ए देखने को मिल जाएंगे। चलिए 46 नंबर क्लियर हुआ या फिर नहीं, ये भी आपको कंफर्म कर लेना है ना। बस 2 क्वेश्चन तो 50 में 2 ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बट इसका आंसर जो है ना लगभग में बता दिए आपको। मात्र 2 क्वेश्चन, अभी ये वाला विना के योग में और एक पुरुष परीक्षा, दोनों क्वेश्चन को आपको कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला ये क्वेश्चन कहा ये जा रहा है कि मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? जो मुनि लोग होते हैं, ऋषि लोग, तो वो सूर्य की उपासना करते हैं, दिन रात सूर्य का ध्यान करते हैं। आपको यहाँ ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए यानी सूर्य, ठीक है, सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, शैशव संस्कार कितने होते हैं? ठीक है, शैशव संस्कार कितने होते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद आपको 2 और क्वेश्चन देंगे, ये 48 हो गया, और ये 49 वाला भी आपको बताना है और 50 वाला भी। 49 नंबर ये कहा जा रहा है कि स्त्री का रक्षक कौन होता है? पति, भाई, पिता या फिर इनमें से कोई नहीं, ये भी आपको बताना है। और नेक्स्ट यहाँ पर ये भी आपको बता देना है। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अच्युत राय कहाँ का राजा था? विजयनगर, शांति नगर, भोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों प्रश्न का जवाब आपको जरूर देना है, आता है या फिर नहीं ये भी चेक हो जाएगा, हमें ये पता चलेगा कितने लोगों को ये क्वेश्चन याद है। अगर नहीं याद है तो आप कह सकते हो, इसका आंसर हम आपको कमेंट के जरिए दे देंगे। ऐसे तो इसका आंसर है पता, बट हम ये देख रहे हैं कि कितने सारे बच्चों ने ये इसका जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही ने क्वेश्चन सेट किया हमें को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको जो इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। आई होप कि अगर आप ये 50 प्रश्न क्लियर कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से 15 से 20 ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे ना जो बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे। और अगर आपका ये जो है ना ये सही रहा तो 50 का 50 लड़ जाएगा। ऐसा इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक में नहीं, मॉडल सेट में भी है। उसके बाद ही अगर बात करें तो चैप्टर में भी पढ़ो तो ये इंपॉर्टेंट लाइन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारा प्रश्न क्लियर कर लीजिएगा, एक तरीका से नहीं होकर 2 बार 3 बार जो है बार लगे ना आपको क्लियर कर लेना है। ये नहीं कि हमसे ही क्लियर होगा, कहीं से भी ये 50 क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।